नाज़रीन, मैं हूं शेख वकास अकरम और वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर। कल के प्रोग्राम में हमने कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई और बाजारी ज़बान के खुलेआम इस्तेमाल के हवाले से बात की थी। नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से शदीद रद्द अमल देखने में आया था। ऐसे में उम्मीद थी कि आज के इजलास में कल की बदनज़मी को दोहराया नहीं जाएगा, मगर अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बदकिस्मती से आज के इजलास में भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बोलने नहीं दिया गया। हंगामा इस कदर शदीद हुआ कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने बदनज़मी और शोर शराबे के बायस इजलास को मुलतवी कर दिया। जी हाँ, इजलास दोबारा मुलतवी हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि कल इमरान खान न्याजी के हुक्म पर जो गाली गलोच की गई, रवायात की धज्जियाँ उड़ाई गई, बदजुबानी की गई और ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो ज़बान पर लाना मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ ये बात जहन में रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 7 अरकान असम्बली के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद की है। मुअत्तल होने वाले लोगों में MNAs में पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, जिनकी पहले भी टेंशन चलती रही है, नून लीग के बुज़ुर्ग रहनुमा शेख रुहेल अस्कर, अली गौहर खान और चौधरी हामिद हमीद, जिनका सरगोदे से ताल्लुक़ है, और तहरीक इंसाफ के अली नवाज चौहान, जो कि इस्लामाबाद से MNA हैं, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं है। माजी में नवाबज़ादा गज़नफ़र गिल, फैसल साले हयात, जमशेद दस्ती, चौधरी असदुर्रहमान और कई दीगर अरकान भी इस पाबंदी का सामना कर चुके हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में सेनेट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई थी। आपको याद होगा, पंजाब असम्बली समेत दीगर सूबाई असम्बलियों में भी अरकान की जो रुकनीत है वो मुअत्तल की जाती रही है। 90 की दहाई में स्पीकर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से अपनी ही जमात के रुकन नवाबज़ादा गज़नफ़र गिल की रुकनीत इसलिए मुअत्तल की गई थी जब उन्होंने ऐवान के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी ने ऐवान में होने वाले एक नाखुशगवार वाक़े के ज़िमन में पीपल्स पार्टी के रुकन जमशेद दस्ती की रुकनीत पूरे सेशन की, जबकि साथ ही मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा फैसल साले हयात की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई थी। अब नाज़रीन, ये वो मौका था जिसमें मैं ख़ुद मौजूद था। जिस वक़्त फैसल साले हयात तकरीर कर रहे थे, काफ लीग से उनका ताल्लुक़ था, फ़रते जज्बात में कुछ ऐसी गुफ्तगू कर बैठे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फुफ्फो और आसिफ अली ज़रदारी की जो सिस्टर हैं फरियाल तालपुर, उनके हवाले से थी। उनके कोई बिहेवियर पार्लियामेंट में आने ना आने, टाइम से आने के हवाले से थी। उस पर वो खड़ी हो गई, पीपल्स पार्टी सारी खड़ी हो गई। फैसल साले हयात तकरीर कर रहे थे। अचानक जो एक रिवायत रही है, जो जूनियर मेंबर्स होते हैं वो नंबर बनाने के लिए अपनी क़ियादत पे दौड़ते हैं। तो जिस वक़्त मखदूम फैसल साले हयात तकरीर कर रहे थे और सारी की सारी गवर्नमेंट खड़ी हो गई, इधर से दस्ती साहब लपके और उन्होंने फैसल साले हयात को बहुत गंदी गालियाँ, गलीज़ गालियाँ जो हैं वो बकी वहाँ पे। और उनको रोकने के लिए जो आपके नवीद जो थे, जो मिनिस्टर थे, वो बीच में आ गए। उनके साथ वो जो इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक, वो बीच में आ गए। बल्कि मुझे याद है उनको दोनों हाथों से उन्होंने रोका, क्योंकि वो बिल्कुल फैसल साले हयात पे हमला करने के गर्ज से उनके करीब आ गए थे। रोकने के बावजूद गंदी गलीज़ गालियाँ दे रहे थे। मुझे याद है मैं मखदूम फैसल साले हयात के बिल्कुल पीछे खड़ा था। हम एक ही ज़िले से हैं और उनका मेरे बुज़ुर्गों से बड़ा ताल्लुक़ रहा। मैं थोड़े से जज्बात में आया और मैंने फैसल साले हयात को कहा कि अगर आप कहें तो इसकी तबीयत जो है वो दुरुस्त की जाए, क्योंकि ये तो बड़ी बेहुदगी है कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गंदी गालियाँ निकाल रहा है। तो इस पर फैसल साले हयात ने मुझे कहा कि ये घटिया आदमी है, तुम इसकी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेट हिम से व्हाट ही सेज। ऐसा हुआ। उसके बाद जो है वो वाक़या सबके सामने था। अब वहाँ पीपल्स पार्टी ने क्या हरकत की कि जो सरासर वन साइडेड जो है वो शरारत थी या वो तजावुज़ किया गया था पीपल्स पार्टी के एक रुकन की तरफ से, उसको तो मुअत्तल किया ही किया, मगर बैलेंस करने के लिए इतने सीनियर आदमी फैसल साले हयात को भी उन्होंने मुअत्तल किया। गो के थोड़े दिन के लिया और दस्ती को ज़्यादा दिनों के लिए किया, मगर बैलेंस किया कि कल उन्होंने पार्टी को क्या जवाब देना है। सो मैं ये समझता हूँ
कि और वो बड़ा एक मामला था, उसमें फैसल साला यार जो है वो बड़े सीख पा हुए कि भाई आपने ज़्यादती की है। मैं उस कमेटी में था, मैंने स्पीकर से बड़ा एहतजाज किया, मगर ऑब्वियसली ये यहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है मगर वो इंश्योर करता है कि वो अपनी पार्टी को भी राज़ी रखे। ये एक बदकिस्मती है, क्योंकि जब वो स्पीकर ऑफ द हाउस बन जाता है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन जाता है, तो फिर वो सबका स्पीकर है, फिर वो अपनी पार्टी का नहीं है। यहाँ ये अपनी पार्टियों को भी राज़ी करते रहते हैं। एनीवे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से अपनी जमात के रुकन चौधरी असदुर रहमान की रकनीत मुअत्तल करके पूरे इजलास के लिए ऐवान में इनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी, चौधरी असदुर रहमान ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली के साथ बदतमीज़ी की थी। न सिर्फ ये, अब बदतमीज़ी ही नहीं थी और सिर्फ यही वजह नहीं थी, चौधरी असदुर रहमान जो थे, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में खड़े हो गए और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से डायरेक्ट कोई ऐसे सवाल कर लिए जो पार्टी की आदत को पसंद नहीं आए, और फिर उन्होंने बाहर जाके खूब गालम गलोच की नून लीग के बाकी MNAs को। वो भी बुज़ुर्ग हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और गो के बड़े सच्चे गिने जाते हैं, मगर वो कई दफ़ा कुछ ज़्यादा ही सच और बड़ी सख्ती से बोल देते हैं, जिसकी वजह से लीडर नाराज़ हो जाते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने उनको सिर्फ उनके उस रवैये की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी लीडरशिप की क़यादत, पार्टी लीडरशिप की नाराज़गी की वजह से भी, आप समझ रहे हैं ना स्पीकर्स किस तरीके से चीज़ों को अपनी पार्टी में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नून लीग ही के दौर में लीगी रुकन जावेद लतीफ़, जो आजकल बगावत के मुकदमे के हवाले से जो है वो TV के ऊपर, सोशल मीडिया पे वो उनका जिक्र पाया जाता है, और तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, इन दोनों के दौरान शदीद झगड़ा हुआ। तहकीकाती कमेटी कायम की गई जिसने जावेद लतीफ़ पर 7 रोज़ जबकि मुराद सईद पर 2 रोज़ के लिए पाबंदी आयद करने की सिफारिश की थी। मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी सरासर जावेद लतीफ़ ने एक नहायत गंदा और एक गलीज़ किस्म का इल्ज़ाम लगाया था, जो कि उस वक़्त हालांकि मेरे वालिद जो थे वो नून लीग से MNA थे, इसके बावजूद हमने उसकी मज़म्मत की, क्योंकि वो अनकॉल्ड फॉर था, वो नाजायज़ और बेहुदा गुफ्तगू थी, उसका कोई तुक नहीं था बनता। मुराद सईद से किसी को कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, मगर इतनी घटिया बात करने का हक़ किसी को नहीं है, किसी के हवाले से भी। एंड स्पेशली व्हेन यू आर मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, यू आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो एक इज़्ज़त, एक एहतराम, मतलब आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब की वो सरासर, मगर देखें पार्टी ने बैलेंस किया और उन्होंने कहा जी उन्होंने भी फारिग करो, तो उन्होंने भी फारिग करो। जिस तरह मुराद सईद ने रिएक्ट किया वो उसका हक़ बनता था, कोई भी ऐसी गंदी गुफ्तगू सुन के वो रिएक्ट कर सकता था। एनीवे, ताहम स्पीकर की जानिब से पाबंदी आयद करने से कबल ही दीगर अरकान जो थे उनकी मुदाखलत हुई, दोनों के दरमियान सुलह हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि ये प्लान लड़ाई नहीं थी, एक गंदी गुफ्तगू हुई बग़ैर प्लानिंग के, एक ने माजरत कर ली, दूसरे ने कबूल कर ली, चल अच्छा हो, ख़त्म हो गई बात। मौजूदा दौरे हुकूमत में भी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह को पूरे इजलास के लिए मुअत्तल करते हुए ऐवान से बाहर निकाल दिया था। देखें, जो आगा रफ़ीउल्लाह है ये हमारे दौर में तो MNA नहीं रहे, मैंने इनको पहले नहीं देखा, शायद पहली दफ़ा MNA बने हैं। ये पहली दफ़ा जो बन के आते हैं, इनका एक मसला होता है, इन्होंने अपनी अपनी लीडरशिप के आगे अपने नंबर बनाने होते हैं, ये अपनी टर्फ डिफाइन कर रहे होते हैं, ये अपना स्पेस अपनी पार्टियों में पैदा कर रहे होते हैं, और वो स्पेस पैदा करते हुए अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ये इनको बेहूदगी और बदतमीज़ी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पजीराई नहीं होती, ऐसे अब दुनिया की नज़र में नहीं आते, ऐसे आपको शाम को TV वाले नहीं बुलाते, ऐसे आपके लीडर को रात की हेडलाइंस में पता नहीं चलता कि फ़लाँ ने क्या कर दिया है। ये जैसे मैंने कल एक जिक्र किया था ना, लफ्ज़ है ना पार्लिमानी शोरे, ये पंजाबी में लोग कहते हैं, ये इस तरह के कोई फर्स्ट टाइमर जो है वो इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। दूसरी तरफ कासिम सूरी भी स्टे पे बैठा है, पहली दफ़ा आया है, और वो भी थोड़ा सा ज़्यादा सख्त पोजीशन लेता है एज अ डिप्टी स्पीकर। क्यों लेता है? क्योंकि उसने भी अपने लीडर को राज़ी रखना है, क्योंकि वो जो स्टे हुआ है, कितने हज़ार जो है अनवेरीफाइड वोट वहाँ से निकले हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, और क्या, तो वो उस उधर भी वो भी उसने भी नंबर बनाने हैं, क्योंकि उसने अपनी नौकरी कायम दायम रखनी है, सीट रखनी है। हाजी लश्करी रेशानी को हरा के आया है इतने हज़ार जाली वोटों के साथ। दूसरी तरफ इसने भी अपनी आगा रफ़ीउल्लाह पहली दफ़ा, सो आप देख सकते हैं कि पीछे नफ्सियात का है। बहरहाल एनीवे, तो उसने उस पर पाबंदी लगा दी, बदतमीज़ी हुई, एक दूसरे के साथ तल कलामी हुई, उसमें आगा रफ़ीउल्लाह का कसूर ज़्यादा था, मैं आपको पहले बता दूँ। ताहम अपोजिशन के एहतजाज
और साबका वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मुदाखलत पर डिप्टी स्पीकर ने रूल्स मुअत्तल करते हुए इन्हें ऐवान में दाखिले की इजाज़त दे दी। उसकी मेहरबानी थी, वरना उसके पास इख्तियारात थे। अगर रफ़ीउल्लाह बारी ढोल बजाता रह जाता। मैं सेनेट इजलास 2018 के दौरान 2018 के सेनेट के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और सेनेटर उस्मान काकड़ के दरमियान भी इसी किस्म के तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। इसके अगले रोज़ ही चेयरमैन सेनेट ने सख्त रूलिंग देते हुए पूरे इजलास के लिए वफाकी वज़ीर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर। देखें ना, अब यहाँ पे काकड़ साहब का ताल्लुक़ जो था वो बलूचिस्तान से था, इधर से जो आपका चेयरमैन सेनेट है उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था। हालांकि मुशाहिदुल्लाह और फवाद के दरमियान भी कई इस किस्म के तल्ख जुमलों के तबादले हुए, मगर चेयरमैन ने पाबंदी नहीं लगाई। मगर जिस वक़्त इनकी अपने करीबी दोस्तों के साथ ऐसे हुआ और उन्होंने वैसे ही पाबंदी लगा दी। मैं इसमें से दो रुख निकलते हैं, एक किस तरीके से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर चीज़ों को डील करते हैं, दूसरा कि वफाकी वज़रा पे भी पाबंदी माजी में लगाई जाती रही है। इसका मकसद यही है। 2018 में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई करने, स्पीकर और हुकूमत के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने, तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर हामिल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन के 6 अरकान असम्बली मोहम्मद अशरफ रसूल, मलिक मोहम्मद वहीद, मोहम्मद यासीन आमिर, मोहम्मद मिर्ज़ा जावेद, ज़ैबुन्निसा और तारिक मसीह गिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए बजट इजलास के अख्ताम तक इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये अब एक मिसाल आपके सामने सूबाई असम्बली की भी होगी। इस हवाले से साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हनफी का कहना है कि माजी में धक्कम पेर और गालम गलोच तो होती रही है, लेकिन कभी भी कोई रुकन कुर्सी या बेंच के ऊपर चढ़ कर मुखालफीन पर किताबें फेंकता हुआ नहीं पाया गया। इस लिहाज से देखा जाए तो स्पीकर जानबदारी का मुजाहरा स्पीकर ने किया है। उन्होंने कहा कि वज़रा वजारत बाद में संभालते हैं और रुकन असम्बली पहले है, इसलिए स्पीकर के इख्तियारात में है कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हमारा भाई शफ़कत महमूद, मेरा दोस्त शीरी मज़ारी और दीगर नाम भी मुअत्तल अरकान की फ़हरिस्त में शामिल होने चाहिए थे। इनके मुताबिक ये जैसे उन्होंने कहा कि मुअत्तल अरकान डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में भी वोट नहीं डाल सकते। अब एक बड़ी अहम चीज़ है और यहाँ देखनी चाहिए, और ये बात इसमें मेरा अपना इनपुट ये है कि ऐसे होता रहा है, किताबें चलती रही हैं। शायद हनफी साहब ने थोड़ा सा इसको इग्नोर किया है, किताबें भी चलती रही हैं और एक दूसरे को धक्कम पेल और गालियाँ होती रही हैं, मगर शायद ज़माने तब्दील हो गए हैं। शायद सोशल मीडिया उस वक़्त इस तरह वाइब्रेंट नहीं था, मीडिया वैसे वाइब्रेंट नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे, लोग इतने सेंसिटिव नहीं थे टू दी इमेज ऑफ देयर ओन पार्लियामेंटेरियन, टू दी इमेज ऑफ देयर ओन नुमाइंदा, कि नुमाइंदे का इमेज क्या है जिसको हम अच्छा समझ के बाकी 4 आदमियों पे तरजीह दे के भेज रहे हैं, उसके इमेज के हवाले से शायद वो कंसर्न नहीं थे। हमारी ये जनरेशन, ये बच्चे, ये वक्त जो है, इसमें हमारी कौम शायद ज़्यादा कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में इस कंसर्न को सामने रखते हुए अरकान असम्बली को भी अपने रवैये तब्दील करने चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उनको वोट दिया अब वो उनसे तवक्कुआत कुछ और रखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको उनके दोस्त आना दें कि तुम्हारे हल्के का एमएन ने वो जिसको बोलना नहीं आता या कहना नहीं आता या बदतमीज़ी करता है या ऐसे करता है। पहले बातें और थी, अब चीज़ें और हैं। तो आप लोगों को बदलते ज़माने के साथ चीज़ों को लेके चलना चाहिए। नून लीग का मौक़िफ़ आया मेरे सामने और वो बड़ा उससे मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि जो ये पंजाब का कल्चर है, ये जो गाली होती है, ये आप पे मुनसर है कि इसे आप किस तरह लेते हैं। गुस्से में आकर बंदा गाली निकाल देता है। देखें, ये कहना बहुत आसान है, मगर ये कहने से जान नहीं छुड़ा जा सकती। ये पंजाब का कल्चर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब की तौहीन है। देखें ना, सिंधियों के कल्चर के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़े जो है मेहमान नवाज हैं, बड़े इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। KPK का कल्चर भी जो है वो मेहमान नवाजी के हवाले से है। हम अगर ये देखते हैं कि पंजाब का कल्चर, तो पंजाब जो है वो 5 दरियाओं की सरज़मीन है। इसके लोगों के जो दिल हैं वो भी इन्हीं दरियाओं की तरह बड़े खुले हैं। ये औलिया कराम की सरज़मीन है। यहाँ पे ये दाता गंज बख्श की सरज़मीन है। ये हज़रत सुल्तान बाहू की सरज़मीन है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के तहरीक आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। बहुत बड़े बड़े शायर गुज़रे हैं
बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ऐसे कल्चर को गाली से मंसूब कर देना ये पंजाबियों की तौहीन है। और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का ये मौक़िफ़ जो है, इस पे मैं तअज्जुब के अलावा और अफसोस के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे मैंने कल टीवी पे देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि जनाब ये जो गाली का कल्चर है जो कौमी असम्बली में हुआ है, ये सब PTI का जो है वो सिलसिला है, और ये बच्चों के जहनों में ये गालियाँ डाल रहे हैं। एक तरफ आपकी लीडर का मौक़िफ़ ये है, दूसरी तरफ पार्टी अरकान कहते हैं कि ये गालियाँ जड़ियाँ ने ये पंजाब का कल्चर है। नहीं, ये पंजाब का कल्चर नहीं है। आई एम सॉरी। लोग गालियाँ निकालते होंगे गुस्से में आके, वो चाहे कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई भी है, वो शायद रिएक्शन में ऐसे देता हो, मगर ये सब के लिए गलत है। और किसी गाली को किसी के कल्चर से मंसूब करना, इससे ज़्यादा ज़्यादती और इससे ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन वो किसी कल्चर की नहीं की जा सकती। तो मैं ये समझता हूँ बैसियत पंजाबी, पंजाब का कल्चर जो प्यार मोहब्बत एहतराम इज़्ज़त है, वो गाली नहीं है। गाली चाहे आज के ज़माने के हवाले से है, चाहे हमारे मज़हब के हवाले से। हमारे मज़हब में चाहे मफ़हूम है हदीस शरीफ का, जिसमें कहा गया है कि चाहे गाली मजाक में भी निकाली जाए, उसके नताइज भी आगे जाके आपको इतने ही संगीन तरीके से भुगतने पड़ेंगे जितने कि आप गुस्से में किसी की माँ बहन के हवाले से या किसी भी हवाले से गाली किसी को निकालते हैं। और ये बड़ा वाज़ेह है। सो इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके लोकल कल्चर से ऊपर ये लोकल कल्चर वाली कहानियाँ ख़त्म हो गई थी जिस वक्त इस सरज़मीन पे इस्लाम आया था। हम सब मुसलमान हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे परहेज़ करें। और अगर ऐसा काम हो जाए जाने अनजाने, तो इस पे नदामत, इस पे शर्मिंदगी और इस पे माजरत, ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑप्शन है जो आपको कर लेनी चाहिए। एनीवे, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि गंदी सोच और गंदी ज़बान को पंजाब के कल्चर से ना जोड़ा जाए। एक बयान में फ़ारूक हबीब का कहना था कि हमारा कल्चर माओ बहनों की इज़्ज़त से खाता है, गलीज़ गालियाँ देना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। अब मैं वज़ीर साहब को ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ अल्फाज हैं, बयानात हैं, और हैं इसलिए कि अगर आपकी पार्टी आपके इन अल्फाज और बयानात पे यकीन करती, तो वो जो आपके दोस्त नून लीग वालों ने तो जो किया सो किया, मैंने उनके हवाले से बात किया। आप अपने उन दोस्त और भाइयों से बात करें जहाँ ख़वातीन साथ खड़ी हैं उन वीडियोज़ में। अगर आप देखें तो अली नवाज़ को एक खातून रोक रही है बार बार कि तुम ऐसे ना करो। वहाँ शफ़क़त के साथ शिरीन रहमान खड़ी हुई है, वहाँ ज़रताज गुल हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। ये सब गालियाँ माओ बहनों की मौजूदगी में हो रही थी। उसले तुहाडा कल्चर कित्थे सी? उसले तुहानू याद नहीं आया कि इस्लाम क्या कहता है? उसले तुहानू याद नहीं आया कि तुहाडा कल्चर की कहता है? उसले तुहानू याद नहीं आया कि इमरान खान की कहता है? सो अब नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों पार्टियों की तरफ से तजावुज़ हुआ है और आप दोनों पार्टियों का जो रवैया था वो गलत था, काबिल मज़म्मत था। ठीक है ना जी। अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला, ये एक मजाक है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इनको दोबारा नदामत होगी। गवर्नमेंट ने अरबों रुपए के फ़ंड्स और स्कीम्स दे दी MNAs को, उनके पैमाइशें शुरू हैं, ओवरसीयर हल्कों में लगे हुए हैं। उनकी वो जो MNAs हैं वो अनअप्रूव्ड स्कीमें जो हैं जो पंजाब से ले रहे हैं, अगर जो उनको मरकज़ से नहीं मिल रही उनको पंजाब से मिल रही हैं, वो अपनी फेसबुक पे चढ़ाए बैठे हैं कि हल्के वालों ये देखो हमने इतने करोड़ दे दिए, हमने इतने करोड़ दे दिए। तो आड़ा की ख्याल है कि एक स्पीकर को हटाने के लिए वो आपको वोट देंगे? कभी भी नहीं देंगे। लेके आ जाओ और नाकाम हो जाओगे। तो शर्मिंदा होने की लोड़ नहीं है, बबकियाँ ना मारो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ स्पीकर की जानिब से 7 अरकान पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला भी मुस्तरद कर दिया है। भाई ये स्पीकर का इख्तियार है, अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो वो उन पे पाबंदी लगा सकता है। हाँ, मगर ये जो काम किया है ना भाई, 4 एक तरफ और 3 एक तरफ, अगर कल वोटिंग वाला मामला भी हो जाए तो आप जो बैलेंस में अपोजिशन का एक मेंबर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे स्पीकर गेम भी कर गया। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए बात जो है वो परेशानी की कि स्पीकर ने वज़ीर आज़म से मिलने के बाद ये फ़ैसला किया। देखो, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, ये बहुत बड़ा ओहदा है अगर किसी को इसकी समझ आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब छोटे सियासी कद के लोगों को इतने बड़े ओहदों पर बैठाया जाता है तो फिर उन्होंने समझ नहीं आती ऐसी की करना है। मैं ये समझता हूँ कि आप स्पीकर KP की असम्बली रहे, अब आपको 3 साल यहाँ हो गए, ऐसे फ़ैसले खुद हिम्मत करके किया करें। इसके लिए आपको अपने पार्टी लीडरों की डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। सो जो आपने किया ठीक किया। अगर अपना पार्टी का चूरन बीच में से निकालते तो आपकी इज़्ज़त भी होती है इसके साथ। थैंक यू वेरी मच।